नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला पर एक खास कार्यक्रम जिसके आप सब खूब मुरीद हैं, हर हफ्ते आने वाला खबरों के खिलाड़ी। लेकिन आज खबरों के खिलाड़ी का एक स्पेशल अंक, एक स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं उसे कानपुर से। अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे को आप देखेंगे तो ये स्थान उत्तर प्रदेश के कहीं बीचों बीच सा दिखाई देता है। कानपुर की खासियत यह है कि जब आप पश्चिम से नीचे चलकर आते हैं और उसके बाद एक पूरी की पूरी बेल्ट जिसे एक पार्टी का गढ़ माना जाता है, ये उसको भी छूता है। इसे बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश के नक्शे पर प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद बुंदेलखंड का इलाका शुरू हो जाता है। कानपुर के किनारे से बहने वाली गंगा जी की पे जब आप आगे चलना शुरू करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ही नक्शे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, वो भी आता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब सियासत को समझना हो तो शरीर में किसी बीमारी की तरह जैसे नब्ज को टटोला जाता है, कानपुर आकर सियासत को समझ लीजिए। और कानपुर में सियासत खूब समझाई भी जाती है। और इसी सियासत को समझने के लिए हमको लगा कि जो खबरों के खिलाड़ी में हम हमेशा करते हैं, अनुभव को आपके सामने लेकर आए ताकि हम समझ सकें, खास तौर पर तब जब इस देश में लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश की 8 बेहद महत्वपूर्ण सीटें उसमें शामिल रही। आखिर उन सीटों का रुझान क्या है, आखिर गठबंधन किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दावों पर उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी जो कि पिछली बार गठबंधन में थी और इस बार अकेली है, वो क्या रोल अदा कर रही है, और इन सब के बीच में कौन से समीकरण हैं जो जमीन पर खूब चल रहे, नहीं चल रहे। और अंत में एक बात जो चुनाव में लोग खूब कह रहे हैं कि चुनाव साइलेंट सा चुनाव है, शांत सा चुनाव है, ठंडा सा चुनाव है। तो अंदर खाने जो बाहर तापमान बढ़ रहा है, वो गर्मी किस ओर ज्यादा है या किस ओर कम है, इन्हीं प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और चर्चा में इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और महेश जी का अनुभव इतना बड़ा है और अमर उजाला के साथ वो इतना पुराना नाता और रिश्ता है कि वो बखूबी जब हम बातचीत करेंगे तो वो दिखाई देगा। और साथ में मेरे साथ हैं शैलेश अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी और आपका भी इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं और वही बात जो मैंने शुरू में कही कि कानपुर के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत को, नब्ज को टटोलने की, समझने की कोशिश करूंगा। सर मैं आपसे शुरू करता हूं। एक चीज, पहले चरण का मतदान हुआ, ढेर सारे फीडबैक आए, अब हम उस चरणों की ओर हैं जो धीरे धीरे मध्य उत्तर प्रदेश की ओर आएंगे और फिर पूर्वांचल के इलाके में आगे चले जाएंगे। एक चीज जो मैंने सबसे आखिर में कही उसको मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं। ये कहा जा रहा है कि साइलेंट इलेक्शन है, क्या आपका भी ये मानना है कि साइलेंट इलेक्शन है? और अगर हाँ, तो जो हम अक्सर देखते हैं कि मतदाता किसी सरकार को लाने के लिए या हटाने के लिए खूब उत्साहित दिखते हैं, वो क्या जोश नजर नहीं आ रहा? और अगर नहीं तो उसके मायने क्या समझे जाए? देखिए, जब मतदाता खामोश रहता है और इस खामोशी के दौर में चुनाव होता है तो कहा जाता है कि ये परिवर्तन के संकेत होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपवाद स्वरूप इस देश में 4 या 5 इलेक्शन ऐसे भी हुए हैं जहां पर समझिए कि मतदान का प्रतिशत गिरा, लेकिन उसका लाभ मिला उसको जिसको नहीं मिलना चाहिए था। तो ये अपवाद भी है, तो इसलिए ये एक संभावना बनी रहती है। दूसरा, जब मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें योगेंद्र यादव वो किस्सा शेयर कर रहे थे कि किसी चैनल का रिपोर्टर जाता है किसी फैमिली में, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, क्या करते हैं? ये करते। बहुत लोअर मिडिल क्लास का, वो बहुत पीड़ित परिवार था एक तरह से। उसने सब अपनी समस्या बता दी। जब उससे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप वोट किसको करेंगे और किसकी सरकार आएगी, तो बोले आएगा तो मोदी ही। तो उसने अपना सर पीटा चला गया और तो सारी समस्याएं गिना दी, आएगा तो मोदी ही। तो देखिए, जो साइलेंस वाली बात है और जो पीड़ा होती है उससे वो भी व्यक्त कर दी। खुलना नहीं चाहता था, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट है कि आएगा तो मोदी ही, उसके मुंह से निकल गया। हो सकता है वोट वहां जाकर के कुछ भी करे। तो जो ये चीज है कि आएगा तो मोदी ही या आपकी बार 400 पार, इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं, तो इसका एक साइकोलॉजिकल, आप कहिए कि वॉरफेयर टाइप का एक मनोवैज्ञानिक जंग जो भाजपा नैरेटिव्स के आधार पर लड़ रही है, क्योंकि ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। लोग आज भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पीड़ित, आप उनसे बात करिए। उन्हें राम मंदिर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी अयोध्या के राम मंदिर में नहीं है। और बल्कि मैं एक सर्वे कोट करना चाहूंगा कि उसमें कहा गया था कि मतदाता से जो बातचीत की गई तो उसमें राम मंदिर का जो इम्पैक्ट वोटर्स पे है वो बहुत कम है, 2 या 3%। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के ये चुनाव अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार करते हुए लड़ा जा रहा है, क्योंकि सत्ता से कोई सीधे टकराना भी नहीं चाहता है। वो ईवीएम पे अपना
काम दिखा देगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव जैसा कि आपने बताया है, क्योंकि 2019 में 5 सीटें विपक्ष के पास थी, 3 इसमें बीएसपी, 2 सपा और 3 भाजपा। जो 2022 का एक बाई इलेक्शन हुआ रामपुर में, तो आप 4-4 मान सकते हैं। तो ऐसे में जो इक्वेशन बन रही, चूंकि बीएसपी अलग लड़ रही है, तो 8 में से 7 सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, त्रिकोणीय संघर्ष दिखता है, और एक नगीना पे चतुष्कोणीय संघर्ष बनता साफ साफ दिख रहा है। तो यानी कि अब मतदाता क्या क्या करेगा और किसको क्या लाभ मिलेगा, दलित वोट किधर करेगा, मुस्लिम वोट का ऐसा लग रहा है मुस्लिम वोट की सपा और कांग्रेस के गठजोड़ को प्रेफर करता रहा है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस, या फिर सपा विधानसभा में सपा को भी करता रहा, बसपा आगे तो बसपा भी बढ़ जाता था। लेकिन इस बार जो है मुस्लिम तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि वो कांग्रेस और सपा के गठजोड़ में जो भी प्रत्याशी होगा उसकी तरफ उसका झुकाव कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो चुनाव जो है ये 8 सीटों का बहुत रोचक है, और 4-4 2022 के बाई इलेक्शन को भी ले लीजिए रामपुर वाले को, तो 4-4 है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी कोई क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं करने जा रही है। शैलेश जी, मैं जैसा सर ने कहा, मैं अब इस पूरी चर्चा को उस 8 मतदान इलाकों से या उन 8 निर्वाचन क्षेत्रों से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। सर ने एक नाम लिया बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का पहली बात, इस पूरे चुनावों में आप रोल क्या देख रहे हैं, क्या है? और साथ में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, जिस सामाजिक या धार्मिक समीकरण की महेश सर ने अभी बात की, जब आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं और अब आगे जिन चरणों में चुनाव होना है, यहां वो समीकरण धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे या कई जगहों पर कम प्रभावी होंगे। तो वहां पर अगर ये कंसोलिडेशन दिखता है तो फिर तो दूसरी तरफ भी फायदा हो सकता है। अगर ऊपर जैसा सर कह रहे हैं कि 4-4 वाली बात या क्लीन स्वीप नहीं है, तो फिर नीचे उसका शायद परिणाम उल्टे भी हों, जब हम कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, बुंदेलखंड या बिल्कुल पूर्वांचल की तरफ चले जाएं। देखिए, जैसा आपने कहा, बहुजन समाज पार्टी, उसकी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, पिछला जब चुनाव हुआ था तो हालात और समीकरण बिल्कुल दूसरे थे। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना। इस बार राम मंदिर जो बना, राम मंदिर को लेकर वो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, इसको लेकर के बीजेपी ने काफी उसको प्रचार में भी, मोदी लगभग हर अपने चुनावी भाषण में राम मंदिर का जिक्र करते हैं। अब बात बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी और किसको फायदा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कई जगह वो गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, बीएसपी का अपना एक काडर वोट है। अब मायावती ने इस बार बहुत सारे मुस्लिम और ब्राह्मणों को भी टिकट दिए हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए उन्नाव सीट की बात करते हैं, तो उन्नाव सीट पर लोधी समाज से आते हैं साक्षी महाराज, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको और दूसरी, और अन्नू टंडन वहां से सांसद रह चुकी हैं, वो कांग्रेस से सांसद थी, इस बार सपा से गठबंधन से वो चुनाव मैदान में है। अब वहां मायावती ने तीसरा कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी को उतारा है वो अशोक पांडे हैं, ब्राह्मण को टिकट दिया है। अब अशोक पांडे वहां इसी चर्चा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में है कि दलित वोट और दूसरा ब्राह्मण वोट, क्योंकि वहां से ब्राह्मण प्रत्याशी कोई नहीं है, तो वहां पर त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार बन गए हैं। और एक बहुत बड़ा ये मुद्दा जो ला रहे हैं वहां पर, बाहरी वाला, उसको इन्होंने मुद्दा बना लिया है कि इस बार उन्नाव का लाल, और इसका कुछ न कुछ असर जरूर वहां पर पड़ेगा। उन्नाव का चुनाव आसान नहीं है, लेकिन एक बात मैं फिर आपसे कहने वाला हूं कि मोदी बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। भारत की एक तरीके से आप चुनाव का ट्रेंड उठा करके देखें तो पर्सनैलिटी कल्ट, व्यक्ति पूजा, एक वो आ जाता है, नेता को आदमी इतना ऊपर उठा देता है। आप याद करिए इंदिरा गांधी का जमाना, इंदिरा गांधी के नाम पे वोट पड़ते थे, वो कैंडिडेट को देखते नहीं थे। आरिफ मोहम्मद खान कानपुर में चुनाव लड़ने आए, बाहरी कह के उनको मुद्दा बनाया गया, लेकिन वो भारी बहुमत से यहां से जीत के गए। तो कभी कभी एक नेता, जैसे इस समय मोदी हैं, और कह भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, हर सीट पे मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इन सबके बीच गठबंधन, जो खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन का भी कम नहीं है इस बार।
अब जैसे अभी ये बात आई कि वोटर बड़ा खामोश है, तो वो खामोशी वहां पर ईवीएम में किसके तरफ जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पड़ला किसका भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है प्लस पॉइंट बीजेपी का बैठता है, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं, देखिए मोदी और योगी का फैक्टर है। योगी जैसे उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को किनारे लगा दिया। जनता से अगर आप बात करें तो जनता में इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस सरकार को कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर यही मैं इसी बात और चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूँ, वो ये कि जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप कह रहे हैं कि पश्चिम में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर वो चर्चाएं सार्वजनिक होने लगेंगी तो क्या आगे चुनाव पोलराइज नहीं हो जाएगा कि देखिए पश्चिम में गड़बड़ हुई और वो जो वोटर बाहर नहीं निकला, कहा जा रहा है वोट कम हुआ, शायद दोनों ही पक्षों से बाहर नहीं निकला, फिर हर पक्ष का वोटर ज्यादा बाहर निकलेगा, वोट ज्यादा होगा कई बार। और ये हमने उत्तर प्रदेश में खूब देखा है कि दोपहर तक की तस्वीरें देखकर जो मोहल्ले नहीं वोट डालते थे वो अगले हाफ में वोट डालने खूब चले जाते थे। तो अगर पश्चिम से एक मैसेज जा रहा है, क्या वो मैसेज को उल्टा करने के लिए भी वोट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखिए, पोलराइजेशन की संभावना अभी तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे कहा जाए कि दोनों तरफ से वोट पोलराइज हो सकता है या एक पोलराइज हो रहा है उसके देखा देखी दूसरा हो जाए। तो ऐसा अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं दिखता है, और आगे चल के अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी ये वोटिंग पैटर्न रहा, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का रहा जो, तो इसमें ये कहिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो बड़ा साइलेंट रहा, उसको वो उजागर नहीं हो पाया, लोग उसको कह नहीं पा रहे। और तो और प्रत्याशी जो है वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोकल एमपीज की एंटी इनकम्बेंसी को जरूर चर्चा में लाते हैं, लोकल इश्यूज को जरूर चर्चा में लाते हैं, लेकिन वो नेशनल इश्यूज को नहीं लाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको कोई चर्चा में नहीं ला, वो पहुंच ही नहीं पाया लोगों तक। आप तो घूमे हैं, आप किसी भी कहीं भी रूरल एरिया में अगर बात करेंगे तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये कोई स्कैम भी हुआ है क्या। अच्छा, तो जो कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ने पा रहा है क्योंकि वो बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब दूसरे जो इश्यूज हैं जिन पर महंगाई और बेरोजगारी, जिससे कॉमन पीपल जुड़ा रहता है कि वो पीड़ित हो रहता है, लेकिन जो इन्होंने एक इस बीच में जो सबसे बड़ा काम किया है 2019 से और इस वाले टेन्योर में, वो है लाभार्थी वोट बैंक। और लाभार्थी वोट बैंक इतना जबरदस्त वोट बैंक है कि अब समझिए कि 81 करोड़ लोगों को पूरा राशन पानी सब कुछ हो रहा है। और मैं तो अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें यह था कि जो नॉन मुस्लिम्स का है वो तो 80+ % का है और मुस्लिम का 82+, यानी ज्यादा। तो लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि भाई हम खा पी के तो चलो ठीक है, खाना वाना मिल गया, सिलेंडर भी मिल गया, तो गैस तो भरवानी पड़ती है 1100 रुपए में। अब खाना मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले लोग नौकरी तो करेंगे नहीं, नशेबाज हो गए, कुछ नशा करने आए दिन झगड़े होते रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। तो जब आप पेट भरा हुआ है तो आप काहे को काम करने जाएंगे, मजदूर मिलता नहीं है, बस सतारा बैठा रहेगा, जब मूड होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। तो ये जो बेरोजगारी का इशू है, जो एक स्थायित्व होता है परिवार में, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि रोजगार के मौके बहुत कम होते जा रहे हैं। महंगाई, आप दूसरी चीजें खरीदते हैं, जो भी आपको जो मिल जाता है वो मिल जाता है, जो बाकी चीजें खरीदते हैं तो उसके दाम क्या हैं, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। तो ये मुद्दे अंदर ही अंदर बहुत चर्चा में हैं, वो एकदम से लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो मतदाता की खामोशी है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, जो कि चुनाव के नतीजों को, यानी कि एक आहट सी महसूस की जाने लगी है। जो मैंने महसूस किया, मैं थोड़ा घूमा हूँ यूपी में भी, तो जो मैंने महसूस किया आहट सी, हो सकता है हमें ऐसे लोग मिलते रहे जिनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आहट महसूस की जा रही है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, भले ही सरकार उनकी बन जाए लेकिन सीटें कम हो सकती हैं। अब आप ही से किसी पर एक क्रॉस क्वेश्चन जो करना चाह रहा हूँ, जो ये अगला सवाल या इससे जुड़ा हुआ सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जैसा आपने कहा मुद्दे जमीन पर हैं और हम भी जब अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं तो मुद्दों की बात खूब हो रही है। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या विपक्ष के कैंपेन में मुद्दे कम रह गए, क्या विपक्ष खुद नहीं समझ पाया कि जनता कहां वोट करना चाह रही है और इसलिए वो शायद साइलेंट ज्यादा है कि आप उस फीलिंग को नहीं समझ पाए, जनता वोट देने को तैयार है लेकिन हम उसको पकड़ें, क्या ऐसी स्थिति है? या फिर आप ये मान रहे हैं कि नहीं, विपक्ष की स्ट्रेटेजी अलग थी, उन्होंने बखूबी मुद्दे पकड़े हैं और वो जो गठबंधन या बीएसपी की बात कर ले, मतलब जो भी अपोजिशन में है अपने अपने क्षेत्रों में, वो स्ट्रेटेजिकली लोगों के बीच तो पहुंच गए हैं लेकिन वो हवा नहीं दिख रही है। दोनों में से क्या चीज ज्यादा हो रही है?
देखिए जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा प्लाइट मुझे ये लगा कि इनके यहाँ एक कह लीजिए कि आपसी तालमेल कह लीजिए या बैठकों जो फ्रिक्वेंटली बैठक होनी चाहिए किसी भी अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए जैसे होता रहा पहले, तो वो नहीं हो पाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ और इसीलिए इन पार्टियों ने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किए। जबकि अगर आप मैनिफेस्टो भी देखें, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और बीजेपी का ले रहे, दोनों का कंपैरेटिव अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इश्यूज को लेकर के कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिच है। मैंने जो महसूस किया, ये मेरी अपना अनुभव या फीलिंग है। तो लेकिन उसके बाद भी वो चीजें नहीं आ पा रही। अब इनको झटके पे झटका मिलता रहा, वो उसी डेंट को पेंट करने में लगे रहे। नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, बिहार पे असर पड़ा, ऐसा नहीं है। अगर बैकवर्ड और यादव, ये मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी का कुर्मी यादव, ये लोग जो इक्वेशन है मुस्लिम, ये सब मिल जाते तो वहाँ जो सीटें लगभग 39 है शायद 40, हाँ क्षमा करना 40 हैं, तो 40 में से समझिए पोजीशन ये हो जाती, अगर ये नीतीश पलटी ना मार जाते तो मुश्किल से 10-5 सीटें के निकल पाती। तो इस तरह के जो उसको झटके मिलते रहे, ममता बनर्जी ने मौके पे अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए वो एक पब्लिक मीटिंग में, तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ले दे के जो ये अलायंस इफेक्टिव है वो महाराष्ट्र में है, यूपी में है। यूपी में ठीक ठाक है, वो भी बीएसपी से उम्मीद थी कि आएंगे फोल्ड में, नहीं आए। ये भी बात उठी कि अगर इंडिया अलायंस कोई दलित फेस को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने लाता है तो जो पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा वो सत्ता तक जा सकते थे, लेकिन वो बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी मालूम नहीं। बताया जाता था मायावती सोनिया गांधी की बात भी होती रही। नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे अभी, जो मतलब मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा था वो ये कि क्या विपक्ष ने संयुक्त रूप से रणनीतिक तौर पर कुछ चूक की है? जो आप कह रहे हैं जो जनता के बीच में मुद्दे हैं, क्या वो वाजिब तौर पर जिस फ्रीक्वेंसी जिस तीव्रता से उठाने चाहिए वो उठाए गए? आपको लगता है हाँ या ना? और अगर नहीं तो चूक है, या हाँ लेकिन वो कहकर नहीं, लोगों के बीच जाकर साइलेंटली उठाए गए हैं? पॉलिटिकल पार्टियों के रोल के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए इसमें इश्यूज को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज का रोल तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। जनता ने खुद वो मुद्दे महसूस किए, क्योंकि उससे फेस टू फेस जनता को मतलब रूबरू होना पड़ता था, वो समस्याएं जनता को झेलनी पड़ती थी। अगर मैं बहुत एक्सैजरेशन तो नहीं होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये बात कि इंडिया अलायंस का जो भी चुनाव ऐसा लग रहा है कि साइलेंटली लड़ा जा रहा है, उसका लाभ उसको मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसका चुनाव जनता लड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मैसिव वे में जनता लड़ रही है। मोदी इम्पैक्ट नहीं है, मोदी का पर्सनालिटी कल्ट है, उसका असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया अलायंस को जो भी ग्रोथ मिलेगी वो पब्लिक की वजह से मिलेगी, नेताओं की वजह से नहीं दिख रही। मतलब अगर उनको जो भी फायदा होगा वो उनकी अपनी रणनीति, अपने प्रचार से कम, और वो जनता के मन से, मनस्थिति से ज्यादा होगा। सर मैं अब एक और विषय पर आता हूं जिसका जिक्र सर ने भी किया था अपने सवाल में। चुनाव जब धीरे धीरे पड़ेगा, सर का यह कहना है कि राम मंदिर उस तरीके से इंपैक्ट नहीं दिखा रहा चुनावों में अब तक, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हालांकि राम मंदिर का मुद्दा बखूबी पूरे देश में प्रचारों में उसका खूब जिक्र है, इंपैक्ट है नहीं है वो आप लोग आकलन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब चुनाव नीचे आएगा और वो बेल्ट जो अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, वो तमाम इलाके जो तमाम हाईवेज अयोध्या होकर जाते हैं, मेरे ख्याल से उन जिलों के हर गांव का एक न एक व्यक्ति अब तक दर्शन कर चुका होगा। क्या वहां चुनाव पर नरेटिव, इमोशन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, या आपको लग रहा है कि अभी जो चुनाव चल रहा है, जो साइलेंट है, जो पश्चिम में हमने देखा, वो बहुत ज्यादा कास्ट इक्वेशन या समीकरणों पर आधारित है, वैसा ही रहेगा? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। चुनाव होता है, जो बड़े मुद्दे होते हैं, एक तो जाति बहुत बड़ा मुद्दा होता है। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी कितना भी कहे कि हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन उनके टिकट भी यही दिमाग में रख करके सेट किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 होता है जज्बात, भावनाएं, संवेदनाएं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुत्व का मुद्दा वो नैरेटिव सेट करने में ये कामयाब हुए हैं और पूरे देश में हुए हैं। अब देखिए, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, विपक्ष के पास कोई फेस नहीं है, उसका इनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। 1977 की जब आप बात करें तो जयप्रकाश नारायण एक फेस था, और उनका ये मैसेज था कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हम अत्याचार के खिलाफ, इमरजेंसी में किए गए जुर्म के खिलाफ सबको एकजुट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फेस था जयप्रकाश नारायण। उस फेस पर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। आज विपक्ष जो गठबंधन बना है, आज बताइए फेस कहाँ है? और अगर जो नेता रीजनल हैं भी, वो अपने अपने प्रांत तक सीमित है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पा रहे।
क्या ममता यूपी में आकर के चुनाव प्रचार करेंगी उतना प्रभावी होंगी? क्या अखिलेश बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे, प्रभावी होंगे? हाँ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका एक कैनवास है जो वो कर रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने, मोदी ने पूरा फोकस इस बार साउथ पे किया हुआ था। उनको कहीं ये लगा इधर से कहीं हम अगर माइनस होंगे तो वहां से भरपाई कर लेंगे। अब आप नॉर्थ ईस्ट उठा करके देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का एक समय गढ़ हुआ करता था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने सेंध ही नहीं लगाई, बहुत तेजी से अपनी पैठ बनाई है। वहां की जो 25 सीटें हैं, जैसे आप असम ले लीजिए, और जो रीजनल पार्टियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां सब उन्होंने गठबंधन कर रखा है बीजेपी ने। तो फायदा किसको होगा? गठबंधन को। अगर यहाँ से 19-20 कहीं से वो माइनस होते हैं तो वहां से उसकी वो भरपाई कर सकते हैं, और वहां पर इन रीजनल पार्टियों की एंट्री नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोई एक राष्ट्रीय चेहरा ऐसा होता। अब आपस में आज तक यही कंफ्यूजन है। बाई दी वे, अगर मान लीजिए कहीं गठबंधन की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो जो दौर था 77 का, एक से एक बड़े कद के नेता थे। जगजीवन राम थे, चरण सिंह थे, बड़े कद के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन आज जब लोग पाते हैं तो वो सब एक रीजनल नेताओं की छवि पाते हैं। एक नेशनल, जो बड़े कैनवास पे एक बड़ा चेहरा हो जो मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके, वो बहुत बड़ा एक कमी महसूस की जा रही है। और अब ये चुनाव जाति पे है, जाति पे है, कहीं आदिवासी ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में आप ले लो। अब जो नरेटिव बीजेपी सेट करती है, इनका आईटी सेल बड़ा मजबूत है, ये उसको जनता के अंदर तक एकदम बसा देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में गांव गांव मोबाइल है, तो मोबाइल पे बैठकर वो सब देख लेते हैं। तो इनका ये प्रचार की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है। जो अपनी बातें, जैसा अभी महेश जी ने कहा कि मैनिफेस्टो की बातें वो उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। अब विपक्ष क्या करता है? केवल मोदी पे हमला करता है, केवल मोदी पे हमला। सीबीआई, आईडी, जेल भेज रहे हैं। मुद्दों पे बात होती है, लेकिन मुद्दे वो जनता के बीच तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब जनता बैठ के एनालाइज कर रही है खामोशी से। उसको क्या करना है वो जाकर के ईवीएम में बताएगी क्या करना है। मेरा ये आकलन है। अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों के बारे में बात करना चाहता हूं, और उस पर एक दिलचस्प नाम, और नाम के साथ उस पर चर्चा। अमेठी और रायबरेली। अमेठी में तो फिर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित है। क्या कांग्रेस या उस गठबंधन की ओर से वो बड़े चेहरे, आप लोगों का आकलन में जानना चाहता हूं कि क्या हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए और उसके बाद आप लिस्ट देखिएगा। 26 को मतदान है। क्या अमेठी रायबरेली में हम राहुल गांधी और कांग्रेस की एक अगली नई पीढ़ी, प्रियंका गांधी, उनका राजनीतिक पदार्पण संगठन की दृष्टि से हो चुका चुनावी पदार्पण क्या हम देख सकते हैं? और अगर हां तो क्या उसके बचे हुए चरणों पर कोई इंपैक्ट आपको दिखता है? इसमें आप एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट और बढ़ा लीजिए, वो है कन्नौज। कन्नौज में भी अभी घोषित नहीं, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं है। और समझा जाता है कि अखिलेश हो सकता आ जाए। लेकिन एक दूसरा ये भी है कि कन्नौज में लगभग 2.5 लाख लोधी वोट है। तो ये विधुना की एक एमएलए है रेखा वर्मा, समाजवादी पार्टी ने उनके नाम पर भी डिस्कस किया था कि कन्नौज में लोधी वोट जो है बैकवर्ड का, वो एक नाम हमने भी सुना था सर, जब वहां पर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा में लोगों ने बोला कि तेजू भैया भी हो सकता है कि अगर परिवार को सीट रखे तो। ठीक है, हाँ, तेजू भैया का भी चर्चा थी। वो यही नाम कहते थे तो मैंने उसी तर्ज पर कहा, वो तेज प्रताप यादव उनका नाम है जी। लेकिन अब जो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण यही 3 सीटें हैं, क्योंकि अगर तीनों पे जो इनके बड़े नेता लड़ते हैं तो हो सकता है ये सीट वो जीत भी जाए, तो 3 सीटें तो बढ़ी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस भी इन सीट बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि अमेठी कांग्रेस रिटेन कर सकती है, दोबारा उसको पा सकती है? हाँ, बिल्कुल पा सकती है। और चेहरा अच्छा आना चाहिए। जैसे प्रियंका का नाम चल रहा है, अगर प्रियंका गांधी लड़ती है तो आसानी से बीजेपी नहीं जीत पाएगी। कन्नौज में अगर ये लड़ते तो आसानी से सुब्रत पाठक नहीं जीत पाएंगे, इस लोग कह रहे हैं इस बात को। और अमेठी में हम कहते हैं, अब वायनाड वाला ये हुआ है, तो अब ये था कि हो सकता है राहुल गांधी यहाँ से भी पर्चा दाखिल करें, संभावना है इसकी। तो अगर अब वो राहुल गांधी आते हैं तो लड़ाई टफ होगी, वन साइडेड नहीं होगी।
मतलब आपको उसमें प्रेडिक्शन करना भी या स्पेकुलेशन के आधार पे कुछ भी कह दे, लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अमेठी में। रायबरेली में प्रियंका एक ऐसा चेहरा है जो संभालती रही है सोनिया गांधी के बिहाफ पे, और कन्नौज में आपके अखिलेश जी, हालांकि डिम्पल आ चुकी थी 2019 का चुनाव, लेकिन डिम्पल है, अखिलेश है। तो और कम मार्जिन से हारी थी। तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना मानना ये है कि रायबरेली और अमेठी में इनके परिवार का कोई ना कोई चेहरा जरूर आएगा। वरुण गांधी शांत बैठे हुए हैं, वो ना कुछ पीलीभीत वोट हो गया शायद, पीलीभीत का चुनाव हो चुका है, तो अब वो बिल्कुल साइलेंट रहे। बीजेपी ने कहीं उनको कुछ भी नहीं किया। तो उनकी माँ भी कहती थी अच्छे सांसद हो सकते हैं वगैरह वगैरह। उनकी जो प्रियंका से नजदीकियां हैं, कि एक बयान ये भी आया था कि प्रियंका गांधी के उसमें तो अगर इनको लगाया जाए वहां से रायबरेली से, तो उन्होंने कहा प्रियंका गांधी के खिलाफ हम लड़ेंगे ही नहीं। इस तरह के भी बयान सोशल मीडिया में खूब चले, मैंने देखे भी। तो ऐसे में अगर रायबरेली और अमेठी में इन्हीं के परिवार का कोई चेहरा आता है तो फिर खेल बन सकता है, नहीं तो फिर ये जा भी सकता है। दोनों चीजें। क्योंकि आपने इतनी दिलचस्पी से और परिवार के बारे में बताया, अगर मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से सबसे दिलचस्प मुकाबला किस समीकरण पर होगा, यानी अमेठी पर कौन, रायबरेली पर कौन, और क्या वरुण गांधी राजनीतिक तौर पर अपना पासा बदल के कहीं से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल होता है, हो भी सकते हैं। राहुल गांधी की रही बात, अमेठी से लड़ भी सकते हैं। प्रियंका की बात रही, वो रायबरेली से भी लड़ सकती है। तो मतलब मैं वही जानना चाहता कि क्या अमेठी दो महिलाओं की लड़ाई होगी या वो वापस राहुल बनाम स्मृति दिखाई देगा, वो आकलन में आपका समझना चाह रहा था। ऐसे ही कुछ और सीटों के बारे में एक चीज जो उत्तर प्रदेश में खूब कही जा रही है सर, वो ये कि प्रत्याशी चयन में दोनों तरफ से खूब गड़बड़ियां हुई, वरना शायद चीजें कुछ और होती। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा हुआ है? क्या आप ये मानते हैं? और उसमें जो एक चीज बहुत कही जा रही है, एक शब्द जो हम खूब सुने, बाहरी वाला, क्या वोट इस मामले पर होता है? जो नाराजगी होती है कि प्रत्याशी हमारे बीच का नहीं है, उस स्थान का नहीं है, उसके जन्म, उसकी पैदाइश, उसकी पढ़ाई लिखाई वहां की नहीं है, क्या जनता इस पर वोट करती है? देखिए, ये चीजें मेरा मानना है कि बाहरी प्रत्याशी बहुत ज्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं होता है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी वायनाड से लड़ने जाते हैं, नरेंद्र मोदी बनारस से आ जाते हैं, कानपुर का इतिहास रहा है, एसएम बनर्जी 4 बार सांसद रहे, बाहर से यहाँ लड़ने आए, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ बाहर से लड़ने आए, जीते, साक्षी महाराज आए, जीते, अखिलेश यादव, डिम्पल कहाँ से लड़ जाते हैं, जीतते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी रणनीति, जातिगत समीकरण और उनकी लोकप्रियता, ये माने रखता है। और कहीं कहीं एक परसेप्शन बन जाता है कि ये पार्टी है, ये तो किसी को भी खड़ा कर देगी, जीत जाएगा। ऐसा भी बहुत कुछ होता है। तो जो बाहरी का मुद्दा होता है, ये मुद्दा मुझको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ, अब किसी के मन में ये बात गांठ बांध ले या उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना करके चारों तरफ उसको मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाहरी का यहां तक मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा प्रभावी होता नहीं है। मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प सवाल है, वो आप लोग के अनुभव और आकलन का सवाल है। अमेठी, रायबरेली और जैसा सर ने कहा अगर उस पर कन्नौज भी जोड़ा जाए, आपका आकलन क्या है? कौन कहां से क्या प्रत्याशी हो सकता है और उसके समीकरण फिर क्या बनते दिखाई देंगे? देखिए, ये प्रत्याशी पे बहुत डिपेंड करेगा इन सीटों पर। ये सीटें वीवीवीवीआईपी हैं और इन सीटों पे निगाह पूरे देश की होती है, क्योंकि यहाँ हर बड़ा चेहरा लड़ा है चुनाव। फिरोज गांधी से उठा करके आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और इसके बाद सोनिया गांधी आई। अब ये सीट खाली है कांग्रेस के लिहाज से। पिछले बार तो राहुल गांधी आए थे, दोनों जगह से आ गए थे। तो अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, और सबकी निगाह, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोग हों, सबकी निगाह है। और यहाँ तक कहा जा रहा है अगर प्रत्याशी कोई भारी भरकम आता है तो आसपास की सीटें भी प्रभावित कर सकता है। जैसा अभी महेश जी ने कहा, प्रियंका गांधी, तो कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को वहां से लाती है तो निश्चित रूप से आसपास उसका असर पड़ेगा। आप कौन सी सीट देखते हैं उनके लिए? मतलब अमेठी, रायबरेली दोनों खाली है कांग्रेस के कोटे से। मैं तो समझता हूँ रायबरेली से उनको उतारना चाहिए, ये तो उनकी रणनीति है। लेकिन गांधी की राजनीतिक वारिस के तौर पर अनुमान है ये कि वो उतार सकती हैं या उतारना उनको चाहिए, जैसा कि वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वहां क्या रणनीति बनाएं, क्या करें।
ये बीजेपी को जरूर सोचना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से कन्नौज की बात आती है। सुब्रत अमेठी, अमेठी देखिए, स्मृति ईरानी एक तो उनका नेशनल, उनको सब लोग जानते हैं, एक उनकी, और दूसरी महिला है, और दूसरी बात यह है कि वो मुखर हैं, वक्ता बहुत अच्छी हैं, बातचीत में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को पहुंचा देती हैं, बातचीत को सेट कर देती हैं वो। अब अमेठी में कोई अगर उनके टक्कर का कोई प्रत्याशी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि महिला हो, अब कांग्रेस उस पर क्या मंथन कर रही है, क्या विचार कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता थे वो तो कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं, और कांग्रेस की हमें लगता है कि बहुत बड़ी कमी भी रही है कि कोई सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तैयार नहीं की। कयासों का एक सवाल इसमें जोड़ दूं, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो ये कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी पर्चा भर सकते हैं, या जो मैंने सर से भी पूछा कि क्या वरुण गांधी पासा पलटकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, जो अब तक उनकी पार्टी रही, वहां से वो हमको चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं? मेरा मानना है कि वरुण गांधी अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी मां का एक बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और माँ बेटे में कोई संबंध भी इस तरीके के नहीं है जैसा अपना दल में चल रहा है। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी शायद इस तरीके का फैसला न लें। रही बात, सॉरी, वरुण गांधी, और रही बात राहुल गांधी की, तो क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल चुनाव आ सकते हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का असर भी झेलना पड़ेगा स्मृति ईरानी को वहां पर। कन्नौज का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। लोग ये भी सवाल करते हैं डिंपल यहाँ से क्यों चली गई, क्यों नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था। लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कहता है डिंपल क्यों नहीं लड़ेंगे, यहाँ से लड़ना चाहिए था। और रही बात सुब्रत पाठक की, तो उनके साथ भी ये बात है, अंदर खाने में वहां बड़ा मतभेद है बीजेपी में। अभी एक सतीश पाल का उनकी बातचीत वायरल हुई थी, तो अंदर खाने में भी बीजेपी का बहुत ज्यादा, लेकिन वो बीजेपी के बड़े प्रिय हैं, वो भी ब्राह्मण बहुत हैं वहां पर, तो बीजेपी के बहुत प्रिय, उनका तो नाम प्रदेश अध्यक्ष में चलने लगा था। तो वहां से कौन किसको उतारता है, ये वहां की चुनाव की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अभी ये कुछ अनुमान कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पत्ते किसी ने खोले नहीं है वहां से। चर्चा का एक तरीके से मैं अंतिम चरण में जो कह लूं, वो जो मैं समझना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये कि आप लोगों का अनुमान क्या कहता है? उत्तर प्रदेश जिसने 2014 में एक तरफा मैंडेट दिया, उसको एक तरफा कहा जा सकता है। 2019 में जिसने एक गठबंधन के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरफा मैंडेट रहा, वोट परसेंटेज जरूर प्रभावित हुए, हिले, लेकिन फिर वो एकदम से बढ़ते भी हमने देखे पूर्वांचलों पर। और उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश को वहां पे भी देखा है जिसने सबको बराबर बांट दिया और 20-20 के आसपास उस एवरेज की सीटें भी दी हैं आपको। हाँ, तो वो 20-20 अमूमन सबके पास थी। तो उत्तर प्रदेश आपको 2024 में कहां दिखाई दे रहा है? सवाल आपका बड़ा रोचक है, क्योंकि ये आकलन करना मुश्किल है। मतदाता खामोश है, पार्टियां अपना जरूर जोर कसे हैं, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी समझ में कम आ रहा है लोगों के। तो क्या सीट शेयरिंग क्या होगी, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि सीट शेयरिंग में 2014 या 19 के नजरिए से अगर आप देखें तो इस बार भाजपा की सीटें कम होंगी, यानी कि मेरा अपना मानना है कि ये 50-55 के आसपास ये सिमट सकते हैं। और एक बात आप और जो चर्चा कर रहे थे वो बाहरी वाले, उसमें मैं एक बात, चूंकि एक सीट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए भी, इनके लिए भी। तो जब जो पर्सनैलिटी होती है, कैंडिडेचर होता है किसी का, वो बाहरी आ जाए किसी ऐसी सीट पे जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसको लेकर के चर्चा हो जाती है। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। कानपुर में जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी है उसने यही मुद्दा उठाया हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट है रमेश अवस्थी, जिनको अभी इनके परिचय मीटिंग इनकी अभी चल रही, परिचय उनमें होता है जिसमें होता ही नहीं परिचय, तब कराया जाता है। तो ये फर्रुखाबाद के बेसिकली रहने वाले हैं, पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया। कमल का फूल और मोदी की पर्सनालिटी और योगी जी का जो भौकाल है, वो सब इनको लोकसभा भेज दे तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन इनके सामने तमाम रोड़े हैं। जो बाहरी वाला इश्यू है, ब्राह्मण बहुल सीट है, ये भी कनौजिया ब्राह्मण है, जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी वो भी कनौजिया ब्राह्मण है, आलोक मिश्रा। तो ये कनौजिया ब्राह्मण दो टकरा रहे हैं। कानपुर की चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है
और कानपुर में अगर चर्चा और भौकाल अगर शब्द ना आया हो तो चर्चा अधूरी थी, उसको आपने पूरा किया। आपके हिसाब से ये अनुमान, और उसके बाद एक सवाल मैं और लूंगा जो कि मतलब एक आकलन का ही सवाल होगा और संक्षेप ही जाऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से जो मैंने सर से भी पूछा, उत्तर प्रदेश के परिणामों का आकलन आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ेगी, क्योंकि योगी और मोदी का फैक्टर। उत्तर प्रदेश से मोदी भी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर बहुत काम किया है। यहाँ पर पूर्वांचल में भी इसका असर दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, बुंदेलखंड में भी दिखेगा। तो मेरा मानना है कि इस बार कई सीटों पे जंग जरूर होगी। जो वो कह रहे हैं ना, हर सीट पे 4 लाख पार, 5 लाख पार, शायद ऐसा न हो, लेकिन कई सीटों पे संघर्ष होगा, पूर्वांचल में भी और अभी जो जहां 8 सीटों पे चुनाव हुआ है वहां भी। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर यूपी में है और कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ ना कुछ पर्दा उसका भारी दिखाई देता है। और आपने चूंकि नाम ले लिया तो मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर आप पे वो चर्चा खत्म करूं। मैं 3 नाम देना चाह रहा था, हालांकि नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में ढेर सारे हैं। इन चुनावों के दौरान अब तक के परफॉर्मेंस या अब तक के प्रचार या अब तक के इनके उठाए एजेंडे के आधार पर आप इन 3 शख्सियतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों आक्रामक चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की पार्टी पर प्रहार करते हैं और दोनों के अपने एजेंडा हैं और जनता के बीच में इनकी बात पहुंच भी रही है और ये दोनों ही जाने पहचाने चेहरे हैं। रही बात मायावती की, तो मायावती अब एक्टिव हुई हैं, अब उन्होंने रैलियां शुरू की हैं। पिछले 5 साल में देखें, अंदर खाने में जो कुछ वो करती रही हो, लेकिन अब मुखर होकर के सामने आई हैं और उन्होंने दौरे शुरू किए हैं। मेरा मानना है चुनाव यहाँ पर गठबंधन और भाजपा के बीच में होगा, कहीं कहीं त्रिकोणात्मक संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। यही सवाल सर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, अब तक के प्रचार को देखते हुए आप उन तीनों के लिए अपनी तरफ से क्या क्या कमेंट या क्या आकलन करना चाह रहे हैं? देखिए, मायावती तो अपना खोया हुआ आधार वापस लाने के लिए लड़ रही हैं। उनका दलित वोट भी बीजेपी की तरफ स्विंग कर रहा था, लेकिन एक घोसी का उपचुनाव हुआ था यहाँ पर, तो उसमें दलित वोट जो था वो सपा की तरफ मतलब शिफ्ट हुआ था और उसमें बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया था। बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये बराबर वो बसपा महसूस कर रही है। उसका जो परसेंटेज वोट का वो 22 या 22 पॉइंट समथिंग था, 23 मान लो, जब उसने 2007 में सरकार बनाई थी थम्पिंग मेजोरिटी में, तो वोट प्रतिशत कम था लेकिन सरकार बन गई थी। वो घट के हो गया है 12 पॉइंट समथिंग, 13 मान लीजिए आप राउंड फिगर में, तो 13%। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो उसका खोया हुआ जनाधार है वो वापस आता है तो इनका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इस सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। और आज ही मैं कहीं उनको पढ़ रहा था, क्या नाम उनके जो भतीजे हैं, आनंद, आकाश आनंद, वो ये कह रहे थे हम तो किसी की भी बी टीम है, बोले हमको सत्ता चाहिए, हमको अपना वोट वापस चाहिए, उनके लिए काम करना और सत्ता चाहिए। हम इंडिया अलायंस की भी टीम हो सकते हैं, हम भाजपा की भी टीम हो सकते हैं, तो उनका मकसद तो ये है। अब आइए आप इन पे दोनों पे जैसा शैलेश जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो लड़ाई सीधी एक को सत्ता से हटाने और सत्ता हासिल करने की है, उनको अपनी सत्ता बचानी है इंडिया अलायंस से और इनको काबिज होने का है। तो वो जो सीधी लड़ाई है उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम सीट्स पे ये 1-1 है, इंडिया अलायंस वर्सेस सॉरी बीजेपी वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, ये मान के चलिए। कुछ सीटों पे जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, जैसे 8 में से इसमें कहीं तो 7 सीटें जा रही हैं, तो मेरा भी अपना आकलन ये है कि लगभग इनमें ट्रायंगुलर है, 4 कॉर्नर नगीना में, जैसा कि मैंने कहा था। आप दोनों का पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि अपना इतना कीमती वक्त आपने हमको दिया, लेकिन इस चर्चा के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश क्या कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अक्सर जो कहता है वो देश के राजनीतिक नक्शे में एक भविष्यवाणी की तरह दर्ज हो जाता है। उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ सालों पहले तक हम राष्ट्रपति का नाम भी इसी नक्शे में जोड़ लिया करते थे। जब सबने कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त बनती है तो उत्तर प्रदेश का नाम शामिल होता है। जब जातीय और सामाजिक समीकरणों को देने वाले नेताओं की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम शामिल होता है। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। 8 सीटों पर हुए चुनाव में पलड़ा किसका कितना भारी है, इसका एक आकलन हमने रखा है। लेकिन जैसा हमारे साथ पैनलिस्टों ने भी कहा कि ये आकलन व्यक्तिगत है, इसके आधार पर इसको परिणाम ना माना जाए, लेकिन अभी भी
बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के नक्शे में बचा हुआ है। 72 सीटें ऐसी है जिसपे चुनाव होना है। ढेर सारे समीकरण, ढेर सारे कारण, कई सारे नेताओं की एंट्री और कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के ऐलान होने बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अमर उजाला पर तमाम जमीनी कवरेज, तमाम जमीनी मुद्दे और उन समीकरणों से बनने वाले नए समीकरण, उन नामों के ऐलान के साथ होने वाली नई तरीके की सियासत, सब कुछ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप सभी का हमको इस चर्चा में देखने, शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो अपने उन तमाम दोस्तों, जानने पहचानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो उत्तर प्रदेश की और इस देश की सियासत में खूब दिलचस्पी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।